टू ऑल ऑफ यू, आज के वर्कशॉप में पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना बहुत कम समय के लिए हुई थी। बहुत थोड़े समय के लिए ये सैयद वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक खिज्र खां, जो 1414 से 1451 तक ये इनके वंश ने शासन किया और इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह था। तो सैयद वंश सैयद वंश खिज्र खां 1414 से 1451 तक बहुत कम समय के लिए इनका शासन रहा था। बहुत थोड़े समय के लिए इनका शासन रहा था। और अगर सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों की यानी दिल्ली के उन वंशों की सूची, यानी पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, यानी गुलाम वंश से शुरुआत होती है, यानी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। इसके बाद लोधी वंश और लोधी वंश के बाद मुगल, यानी 1206 से जो सिलसिला शुरू होता है वो अंत होता है लोधी वंश के साथ 1526, यानी 1226 से लेकर 1526, यानी लगभग 300 सालों में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया। फिर यहां से मुगल वंश की शुरुआत होती है, जो 1526 से लेकर 1857 तक। फिर यहां से ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है भारत में। तो ये क्रम है और इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह था। तो ये है सल्तनत काल में क्रम, यानी मुस्लिम शासक 1206 से लेकर 1857 तक, यानी लगभग 600-650 वर्ष तक भारत में मुसलमानों ने राज किया। 1 2 3 4 5, यानी सल्तनत काल में लगभग 5 वंशों ने शासन किया और फिर मुगल वंश की शुरुआत होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में वह पहला शासक कौन था जिसने
धर्म को राजनीति से अलग किया। यानी पहला शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? यानी धार्मिक लोगों का राजनीति में हस्तक्षेप को नियंत्रित या सीमित करने का प्रयास किसने किया? यानी धर्म को राजनीति से अलग करने का अर्थ हुआ कि धार्मिक लोगों का राजनीति में जो हस्तक्षेप था उसको या तो नियंत्रित किसने किया या फिर सीमित किसने किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। उसकी शासन पद्धति, जो उसकी शासन पद्धति थी, यानी शासन करने का जो तरीका था, वो निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण एवं साम्राज्यवाद, ये तीन पर आधारित था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी इसकी शासन पद्धति निरंकुशता, इसके बाद राजनीति से धर्म को अलग रखना, और तीसरा इसका आधार था साम्राज्यवाद। वो कहता था कि तलवार के बल पर सत्ता हासिल की है तो तलवार के बल पर ही उसे बनाए रखा जा सकता है, तलवार के बल पर ही उसे बनाए रखा जा सकता है। दूसरा उनका यह कहना था कि राजनीति में धर्म की भूमिका सीमित होनी चाहिए। राजा को हमेशा राज्य हित में निर्णय लेना चाहिए, भले वो धर्म के विरुद्ध क्यों ना हो, या भले ही धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई प्रोविजन ना हो, इसका कोई प्रावधान ना हो, लेकिन अगर वो देश हित में है, जनहित में है, तो उसी के अनुरूप राजा को निर्णय लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त साम्राज्यवाद का भी, अपने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया उसने। सुदूर दक्षिण तक हमले किए और वो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया। यानी उसके पहले तक बलबन ने उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, बलबन उत्तर दक्षिण भारत में जाने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई प्रयास किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य के विस्तार करने का प्रयास किया। तो इस तरह ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन की जो तीन आधार थे, निरंकुशता यानी डिक्टेटरशिप, दूसरा धर्म को राजनीति से अलग रखना, और तीसरा साम्राज्यवाद का विस्तार, ये तीन मुख्य स्तंभ थे। निरंकुशता कायम करने के लिए उसने प्रशासनिक सुधार भी किए, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ उसने बाजार को नियंत्रित किया, यानी बाजार में वस्तुओं की मूल्य निर्धारित करवाए। ये इसकी उपलब्धि थी अलाउद्दीन खिलजी की। तीन बेस थे उसके शासन के। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखने की कोशिश की, अलग रखने का प्रयास किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली के सुल्तान ने सैद्धांतिक रूप से खलीफा की अधिसत्ता को
स्वीकार करते थे, यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे वो सैद्धांतिक रूप से खलीफा की अधिसत्ता को स्वीकार करते थे। तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त की थी। यानी स्वयं को खलीफा घोषित करना, ये मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। दरअसल खलीफा मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता होते थे और पूरे विश्व के मुसलमान इसे अपने आध्यात्मिक नेता या गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। तो जितने भी, यानी जो भारत के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोनों में जो इस्लामिक राज्य थे, वो चाहते थे कि खलीफा से उनकी स्वीकृति मिल जाए। खलीफा से स्वीकृति मिलने का अर्थ है कि उनके पोजीशंस को वैधता मिल गई, उनकी स्थिति को वैधता मिल गई। और इल्तुतमिश पहला शासक था, इल्तुतमिश सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की थी। खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की थी। लगभग उसके बाद के जितने भी सुल्तान आए उन्होंने भी लगभग इसी पद्धति को अपनाया। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और अलाउद्दीन के बाद शासक बना, उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। हालांकि ये सल्तनत काल के थोड़े से अनोखे सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका चरित्र अन्य सुल्तानों से बिल्कुल अलग था। ये दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आते थे, महिलाओं के बीच रहना इन्हें बहुत अधिक पसंद था। हरम की स्त्रियों के साथ के बीच ये अपना समय व्यतीत करते थे। दरबार में भी आते थे तो महिलाओं के कपड़े पहन के आते थे। तो भला ऐसे लोगों से इसी प्रकार के अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन की उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया, यानी किसी से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खलीफा तो मैं ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? शेर खां को शेर खां की उपाधि, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो दक्षिण बिहार के शासक बहार खां ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। दरअसल शेरशाह का बचपन का नाम या शेरशाह का मूल नाम, यानी जो उनके पिता ने उनका नाम रखा था, फरीद खान, ये अफगानी थे। जब वो बड़ा ये अपने
उपेक्षित थे अपने परिवार में और विशेषकर अपने पिता की तरफ से। दक्षिण बिहार के शासक बहार खां यहाँ ये कार्य कर रहे थे, वहां उनकी सेना में नियुक्त थे। तो शेर शाह की वीरता से यानी फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर बहार खां ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि। और जब ये दिल्ली के सुल्तान बने तो शेर शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठे। शेर शाह के नाम से इन्होंने हिंदुस्तान पे शासन किया। और शेर शाह पहले अफगानी थे, पहले अफगानी थे जिन्होंने भारत में अपनी सत्ता या अपनी शासन कायम की, अफगानी राज्य स्थापित किया पहली बार। तो शेरशाह को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। अकबर का अग्रगामी क्यों? क्योंकि कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जो अकबर ने अपने शासन में भी उसको बनाए रखा, अपने शासनकाल के दौरान भी उसको बनाए रखा। यानी जो कुछ सुधार और जो व्यवस्था शेरशाह ने की थी उसको अकबर ने भी अपनी शासन व्यवस्था में बनाए रखा। इसलिए यह कहा जाता है कि शेरशाह अकबर का अग्रगामी था। चौसा के युद्ध में, जो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को शेरशाह ने बुरी तरह पराजित किया था, और उसके बाद बेलग्राम के युद्ध के बाद, बेलग्राम के युद्ध के बाद उनको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद शेरशाह हिंदुस्तान के सुल्तान और हिंदुस्तान के बादशाह बने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में उसने दीन इलाही की स्थापना की। दीन इलाही एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट था, यह कोई धर्म नहीं था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जो समन्वय स्थापित करने के लिए, भारत में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, तो इस आचार संहिता के कुछ नियम बनाए गए, कुछ कायदे बनाए गए, और दीन इलाही को स्वीकार करने के बाद उन कायदों का, उन नियमों का पालन करना पड़ता था। तो इस दीन इलाही के अनुसार ईश्वर एक था और उसका प्रतिनिधि अकबर था। यानी अकबर ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया इस दीन इलाही के माध्यम से। यानी इस दीन इलाही में उसने कहा कि ईश्वर एक था और उसका प्रतिनिधि अकबर। अकबर इस धर्म का गुरु था और इसे मानने वाले उसके शिष्य थे। यानी यहां अकबर राजा के साथ साथ गुरु भी बन गया, और इसे मानने वाले यानी दीन इलाही को मानने वाले उसके शिष्य कहलाते थे। वह रविवार को
अपने शिष्यों को दीक्षित करता था। अगर कोई दीन इलाही को अपनाना चाहता है, दीन इलाही को स्वीकार करना चाहता है, तो बादशाह के सामने यानी अकबर के सामने उपस्थित होकर उसे दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। उसके बाद वो इसमें शामिल हो जाते थे। तो इसके लिए रविवार का दिन निर्धारित किया गया था, यानी ये कार्यक्रम रविवार के दिन ही आयोजित होता था। दीने इलाही को स्वीकार करने वाले लोगों को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज देना पड़ता था, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मरने के बाद श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन अकबर ने दीने इलाही में ये कहा कि इस पंथ को मानने वाले लोगों को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज देना पड़ेगा। तो इस तरह इस कि कुछ कायदे कानून नियम बनाए गए थे और दीने इलाही जो अकबर ने इसकी शुरुआत की थी और बीरबल इसे स्वीकार करने वाला, यानी दीने इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। करने वाला एकमात्र हिंदू था। यानी अकबर के इस दीने इलाही पद्धति से हिंदू बहुत अधिक सहमत नहीं थे। अगर सहमत होते तो शायद इसकी दीक्षा ली होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स में एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश में। हालांकि जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें 4 ही देश थे, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। दक्षिण अफ्रीका को इसमें बाद में शामिल किया गया। इस ब्रिक्स, आपको बताइए, जितने भी लेटर्स हैं ना, एक देश को इंडिकेट करते हैं। जैसे बी ब्राजील के लिए है, आर रूस के लिए है, आई इंडिया के लिए है, सी चाइना के लिए है और एस साउथ अफ्रीका के लिए है। इस शब्द का विचार गोल्डमैन सैच कंपनी के अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने 2001 में दिया था। यह ब्रिक्स शब्द, उनका यह मानना था कि ब्राजील, 4 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन में विकास की अपार संभावनाएं, यानी 4 देशों के बारे में उन्होंने कहा कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, इनमें विकास की अपार संभावनाएं और 250 तक, यानी वर्ष 250 तक
ये चारों देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उनका यह अनुमान था, उनका यह प्रेडिक्शन था कि 250 यानी वर्ष 250 तक, 2050 तक ये चारों देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हों। इन क्योंकि उन्होंने कारण भी बताया, रीजन भी बताया, क्योंकि विश्व की 40% जनसंख्या यहां निवास करती है इन चार देशों में। यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और विश्व के कुल भूभाग का 25% हिस्सा इन देशों का, 25% हिस्सा इन देशों का है। तो स्वाभाविक है कि इस 25% में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग ये चारों देश करते हैं, और इनके पास मानव संसाधन भी है, क्योंकि विश्व की 40% जनसंख्या इन चार देशों में निवास करती है। इसलिए अपार संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज है इन चारों देशों में। इसलिए ब्रिक्स की स्थापना 2008 में की गई थी, और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये ब्रिक्स यानी जिम ओ'नील ने ये इस शब्द का पहली बार सृजन किया था 2001 में, और ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई। आज ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार। शेयर बाजार में सट्टेबाज क्या होते हैं, किसको सट्टाबाज कहते हैं? इन्हें स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेट करना, तो इनको क्या कहा गया? सट्टेबाज। तो शेयर बाजार में ये सट्टेबाज क्या होते हैं? शेयर बाजार में सट्टेबाज क्या होते हैं? दरअसल वे व्यक्ति जो शेयर का वास्तविक रूप से, यानी कंपनियों को जो शेयर जारी किए जाते हैं, वो वास्तविक रूप से उनकी खरीद बिक्री नहीं करते हैं। वो उनके बाजार भाव में, यानी शेयरों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, से वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं, तो वो सट्टेबाज कहलाते हैं। यानी शेयर बाजार में ये वास्तविक रूप से ना तो शेयर खरीदते हैं ना ही शेयर बेचते हैं, लेकिन शेयर की कीमतों में जो कमी या वृद्धि होती है उससे ये अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, और इसी के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं, इसलिए उन्हें सट्टेबाज कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब शेयर बाजार में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में किस तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? किस तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? यानी आपको जानकारी होगी कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, -253, और ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर रखा जाता है। एक तो इन गैसों को इस तापमान पर लाना कठिन तो होता ही है, इस तापमान पर बनाए रखना और कठिन होता है। इसलिए
ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें क्रायोजेनिक्स विज्ञान किसको कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बेहद न्यूनतम तापमान पर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स का अर्थ क्या हुआ? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बेहद न्यूनतम तापमान पर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन आता है, उसके व्यवहारों में क्या परिवर्तन आता है, उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है, इसका जब अध्ययन करते हैं तब उसे हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। दैट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक शाखा है जिसमें इतने कम तापमान पर किसी वस्तु का भौतिक स्वरूप क्या होगा, उसकी रासायनिक गुण क्या होंगे, वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, इसका अध्ययन क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग GSLV यानी जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल के अंतिम चरण में क्रायोजेनिक्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और विशेषकर वैसे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए, ऑर्बिट में सेट करने के लिए बहुत अंतिम चरण यानी लास्ट फेज में बहुत अधिक ताकत की जरूरत होती है। और क्रायोजेनिक इंजन में 12.5 टन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। 12.5 टन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में, यानी -253 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जल सकता, इसलिए हाइड्रोजन के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आपको पता है ना कि 2 टन से अधिक भार वाले उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भू-स्थिर कक्ष में स्थापित करने के लिए GSLV का प्रयोग किया जाता है। यानी 36,000 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित किया जाता है। और वैसे उपग्रह जिसका वजन वैसे उपग्रह जिनका वजन 2000 टन से ज्यादा होता है, तो उसके लिए 2000 टन नहीं, 2 टन से ज्यादा होता है। वैसे उपग्रहों के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए GSLV रॉकेट लॉन्चर का उपयोग किया जाता है, और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक्स का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक्स इंजन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ताकत बहुत अधिक होती है और आसानी से उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। तो हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सफेद कोयला किस प्रकार के विद्युत को कहा जाता है? सफेद कोयला यानी व्हाइट कोल, व्हाइट कोल किस प्रकार के विद्युत को कहा जाता है? तो जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी वो बिजली जो पानी से तैयार की जाती है, यानी बिजली, जो बिजली पानी से तैयार की जाती है, बिजली उत्पादन करने के लिए कई संसाधनों का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है, पवन का उपयोग किया जाता है, वाटर का भी उपयोग किया जाता है, और खासकर रनिंग वाटर से ये बिजली उत्पादन की जाती है। दरअसल बांध बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। जब यानी पानी को जब ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो यहां पर टरबाइन लगे होते हैं, क्योंकि अगर ऊंचाई से अगर पानी को गिराया जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, स्थितिक ऊर्जा होती है, और जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और इससे ये टरबाइन तेजी से घूमता है, और टरबाइन घूमने के कारण, टरबाइन जब घूमता है तो बिजली का उत्पादन होता है। तो इसको हम सफेद यानी वाटर को, जल विद्युत को व्हाइट कोल कहते हैं, व्हाइट कोल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।